दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि धनपुर नाम का एक गांव बसा था। वो गांव ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा, पर अपने आप में पूरा संसार था। उस गांव के लोग इतने आत्मविश्वासी थे कि अगर कभी शहर से कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो उसके भी कंधे पर हाथ रखकर पूछ लें, क्यों बेटा, घर परिवार ठीक है ना? इसी धनपुर में रहते थे सेठ घनश्याम दास। सेठ जी का नाम लेते ही लोगों की जुबान अपने आप आदर से झुक जाती थी। उनके पास खेत थे, खलिहान थे, एक बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, गाय भैंसों की कतार थी और इतना धन था कि खुद सेठ जी भी ठीक ठाक नहीं बता सकते थे कि उनके पास कितना धन है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास चैन नहीं होता। सेठ घनश्याम दास की बेचैनी का कारण थी उनकी 3 बेटियां। तीनों बेटियां सुंदर थीं, सुगढ़ थीं और समझदार थीं और घर गृहस्थी के काम में बहुत निपुण थीं। गांव की औरतें उन्हें देखकर कहा करती थीं, भगवान ने सेठ जी को बेटियों के मामले में बड़ा भाग्यवान बनाया है। पर सेठ जी की परेशानी बेटियां नहीं थी, परेशानी थे वे दामाद जो अभी आए ही नहीं थे। सेठ जी दिन रात यही सोचा करते थे कि अगर दामाद साधारण हुए तो समाज क्या कहेगा, लोग उंगली उठाएंगे, सेठ होकर ऐसे दामाद लाया। और इसी चिंता में उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि वो अपनी बेटियों के लिए ऐसे दामाद चुनेंगे जो सबसे अलग हों, सबसे चतुर, सबसे ज्ञानी और सबसे बलवान। पर लोक कथाएं कहती हैं कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा अकल चलाने लगता है तब किस्मत मुस्कुराकर अपनी चाल चल देती है। सबसे पहले रिश्ता आया पास के कस्बे से। उस लड़के का नाम था चतुरचंद। नाम सुनते ही सेठ घनश्याम दास की आंखें चमक उठीं। वाह, नाम में ही बहुत चतुराई झलक रही है। लड़का देखने में बड़ा सीधा साधा, बोलने में बड़ा मीठा और उसकी चतुराई ऐसी थी कि अगर रास्ते में चलते चलते किसी खंबे से टकरा जाए तो पहले खंबे को प्रणाम करे और फिर माफी मांग ले। सेठ जी ने उसे परखने के लिए पूछा, बेटा, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और 5 रुपए खर्च हो जाएं, तो क्या बचेगा? चतुरचंद ने गहरी सांस ली, माथे पर बल डाला और बोला, सेठ जी, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि 5 रुपए किस चीज पर खर्च हुए। सेठ जी भावुक हो उठे। अरे, कितना गहरा विचार है। और पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सेठ जी, ये गहराई नहीं है, ये गड्ढा है। पर सेठ जी तो पहले ही प्रभावित हो चुके थे। इसके बाद जब दूसरा रिश्ता आया तो बड़े दूर गांव से आया था। उस लड़के का नाम था ज्ञानी राम। ज्ञानी राम को हर विषय पर बोलने की आदत थी, चाहे उसे उस विषय की जानकारी हो या ना हो। अगर कोई पूछ ले पानी ठंडा है तो वो बोले, ठंडापन एक मानसिक अनुभूति है। सेठ जी ने पूछा, बेटा, सुबह सूरज क्यों निकलता है? ज्ञानी राम कहने लगा, ये एक सामाजिक व्यवस्था है सेठ जी, जिसे हम पीढ़ियों से स्वीकार करते आए हैं। सेठ जी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अद्भुत, ऐसा विद्वान दामाद तो भाग्य से मिलता है। गांव वालों ने मन ही मन तय कर लिया कि इससे बहस करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तीसरे दामाद को देखकर सेठ जी थोड़े असमंजस में पड़ गए। उसका नाम था बलराम। कद ऐसा कि दरवाजे को झुककर देखना पड़े और शरीर उसका पहलवानों जैसा था। बुद्धि बिल्कुल सीधी, बिना मोड़ की। सेठ जी ने जब उससे पूछा, बेटा, कितनी पढ़ाई की है तुमने? तो बलराम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, पूरी पढ़ाई की है। सेठ जी ने पूछा, कहां तक पढ़े हो? तो बलराम ने कहा, जहां तक किताब खत्म हुई। सेठ जी ने मन ही मन में कहा, चलो, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता है। सेठ घनश्याम दास ने सोचा, तीनों शादियां एक साथ कर दूंगा तो खर्च भी बचेगा और शान भी बनी रहेगी। कुछ दिनों के बाद सेठ ने उनकी शादी कर दी। गांव में बैंड बाजा बजा। मुर्गे की ताल पर बांग देने वाले तीनों दामाद घोड़े पर बैठे। चतुरचंद घोड़े की पूंछ पकड़े हुए था। ज्ञानी राम घोड़े को जीवन का प्रतीक बता रहा था और बलराम घोड़े से पूछ रहा था, थक तो नहीं गया है? इसी तरह से शादियां संपन्न हुई। सेठ जी ने गर्व से कहा, आज मेरे घर 3-3 अनमोल दामाद आए हैं। पूरा गांव मन ही मन कहने लगा, अनमोल तो है, पर किस काम के, ये आगे पता चलेगा। रात बीती और अगली सुबह सेठ जी ने नौकरों से कहा, तीनों दामादों को गर्म दूध पिलाओ।
नौकर ने गिलास रख दिया तो गिलास को देखकर चतुरचंद कहने लगा, गर्म कितना है, पहले नाप लेना चाहिए। ज्ञानीराम कहने लगा, दूध पीना सामाजिक दबाव का परिणाम है। बलराम ने गिलास उठाया और पूरा का पूरा गिलास पी गया और इसके बाद में बोला, अरे सच में गर्म था। थोड़ी देर में तीनों पेट पकड़कर बैठ गए। ये देखकर सेठ जी ने बड़ी संतोष की सांस ली। कम से कम बीमार भी तो एक साथ पड़े हैं, घर में एकता बनी रहेगी। सेठ जी ने सोचा कि इनकी बुद्धि की जांच करना बहुत जरूरी है। तीनों को 100 रुपए दिए और कहा, बाजार से ऐसी चीज लेकर आओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। कुछ देर तो वे सभी ढूंढते रहे बाजार में कि कौन सी चीज लेना चाहिए और इसके 1 घंटे के बाद चतुरचंद रुई लेकर आ गया। ज्ञानीराम अगरबत्ती का धुआं लेकर आया और बलराम एक भैंस लेकर आ गया। सेठ जी ने भैंस को देखा, फिर छत को, फिर जमीन को। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, लगता है भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए मुझे रोज नई परीक्षा दे रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है तीनों मूर्ख दामादों की असली लोक कथा, जिसके किस्से धनपुर में आज भी हंसते हंसते सुनाए जाते हैं। कहते हैं कि जब किस्मत ठहाका लगाकर हंसती है तो बड़े बड़े सेठ भी नहीं समझ पाते कि रोएं या भगवान को धन्यवाद दें। दोस्तों, उस दिन सेठ घनश्याम दास बहुत देर तक अपनी हवेली के बरामदे में बैठे रहे। सामने वही कमरा जिसमें थोड़ी देर पहले कमरा भरने के नाम पर एक भैंस बांधी गई थी और वो अब इत्मीनान से जुगाली कर रही थी। सेठ जी ने लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, दामाद मूर्ख हों कोई बात नहीं, पर इतने रचनात्मक मूर्ख हों ये तो भगवान की विशेष योजना लगती है। फिर उन्होंने दूसरा विचार किया, मूर्ख अगर खाली बैठे तो इतिहास बन जाता है और इतिहास ज्यादा दर्दनाक होता है। बस यहीं से सेठ घनश्याम दास का अगला निर्णय जन्म लेता है। दोस्तों, अगली सुबह सेठ जी ने तीनों दामादों को अपने पास बुलाया और बड़े गर्व से कहा, आज से तुम तीनों खेती संभालोगे। हमारे खेत बहुत बड़े हैं, कुछ काम सीखोगे तो अकल भी खुलेगी। सेठ जी की बात सुनकर तीनों दामाद ऐसे उछल पड़े जैसे उन्हें राज्याभिषेक मिल गया हो। चतुरचंद कहने लगा, खेती तो शुद्ध गणित है सेठ जी। ज्ञानीराम कहने लगा, खेती मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद है। बलराम ने सीना फुलाकर कहा, खेती में ताकत चाहिए, वो मेरे पास है। सेठ जी ने राहत की सांस ली और सोचा, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं, शायद मिलकर सही काम कर लें। ये उनका पहला काम था। इस तरह जब वे तीनों खेत पहुंचे तो देखा कि वहां एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था, जिसने जिंदगी भर मिट्टी से बातें की थीं, बड़ा अनुभवी था। किसान कहने लगा, पहले हल चलाओ, फिर बीज डालो और फिर पानी देना। लेकिन चतुरचंद ने किसान को टोका और कहा, एक मिनट, पहले यह तय होना चाहिए कि हल किस दिशा में चलेगा। दिशा तय किए बिना काम करना अवैज्ञानिक है। ज्ञानीराम गंभीर होकर कहने लगा, हल चलाना जमीन पर अत्याचार है। जमीन को अपनी इच्छा से खुलना चाहिए। हल चलाकर जबरदस्ती खोलने का हमें अधिकार नहीं है। बलराम ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ा, हल उठाया, जोर से हल को घुमाया और सीधे नहर में फेंक दिया। ये हाल देखकर किसान चीख पड़ा, अरे मेरा हल कहां चला गया। किसान की बात सुनकर बलराम कहने लगा, अब हल को पानी मिल गया, प्यासा नहीं रहेगा। इसी तरह से 3 घंटे बीत गए। खेत जैसे का तैसा पड़ा रहा, सूखा, शांत। खेती से पूरी तरह निराश, थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी ने जो बीज भेजे थे वे लाए गए। उन बीजों को देखकर चतुरचंद कहने लगा, बीज लाइन में डालने चाहिए, नहीं तो खेत भ्रमित हो जाएगा। ज्ञानीराम ने विरोध किया, बीज को जमीन में दबाना उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना है। बलराम ने बिना बहस किए मुट्ठी भर बीज उठाया और हवा में उछाल दिया। कहने लगा, देखो अब जहां गिरना होगा गिरेंगे, सबका अपना अपना भाग्य होता है।
दोस्तों, उस दिन खेत में कोई फसल नहीं उगी, लेकिन गांव में हंसी की फसल जरूर लहलहा गई। इतनी मेहनत के बाद भूख लगना तो स्वाभाविक था। फैसला हुआ कि आज खिचड़ी बनाएंगे। किसान भी खुश होगा। काम बांट लिया गया। चतुरचंद दाल धोने के लिए बैठा। उसे दाल थोड़ी गंदी लगी। उसने सोचा साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसने दाल पर साबुन मल दिया और कहने लगा, अब दाल चमकने लगेगी। ज्ञानीराम चावल उबालने बैठा। थोड़ी देर बाद विचार आया, क्या चावल सच में पकना चाहते हैं? उसने चावल से पूछा। जब 5 मिनट तक कोई उत्तर नहीं मिला तो वो कहने लगा, मौन भी एक उत्तर है, और चूल्हा बंद कर दिया। बलराम को लकड़ी लाने के लिए भेजा। लकड़ी जब उसे नहीं मिली तो उसने पास की चारपाई उठाई, तोड़ी और चूल्हे में लगा दी। कहने लगा, आग चाहिए, साधन कोई भी हो। जो बना उसे खिचड़ी कहना। खिचड़ी का अपमान था। दाल में साबुन की खुशबू आ रही थी। चावल आधे कच्चे थे, आधे पके थे, और धुएं में जली हुई चारपाई की महक। किसान ने जब एक चम्मच उस खिचड़ी को उठाकर चखा, आंखें बंद की और कहने लगा, आज मेरा व्रत सफल हुआ। इसी तरह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ घनश्याम दास खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत सूखा, हल गायब। किसान उदास बैठा है और तीनों दामाद गर्व से खड़े हैं। सेठ जी ने खिचड़ी को जब चखा तो पहले चम्मच पर चुप रहे, दूसरे पर आंख बंद कर ली और तीसरे पर ईश्वर को याद कर लिया। फिर कहने लगे, आज समझ आया भगवान मौन क्यों रहते हैं। उसी रात सेठ जी ने कठोर निर्णय लिया, अब खेती नहीं। उन्होंने कहा, कल से तुम तीनों घर के अंदर ही रहोगे। सेठ जी की बात सुनकर तीनों दामाद फिर से खुश हो गए। चतुरचंद कहने लगा, अंदर रहकर सोच ज्यादा होती है। ज्ञानीराम कहने लगा, आत्मचिंतन का अवसर है। बलराम बोला, अच्छा है, बाहर धूप बहुत थी। सेठ घनश्याम दास ने करवट बदली। पहली बार उन्हें लगा कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और अगला दिन घर के भीतर एक ऐसी आफत लेकर आएगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब घर की मुसीबत नींद छीन ले तो आदमी या तो भगवान को याद करता है या कोई बड़ा फैसला लेता है। सेठ घनश्याम दास ने दोनों किए। खेत और रसोई की तबाही के बाद लगातार 2 रातें उनकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। करवट बदलते बदलते हवेली की चारपाई भी थक चुकी थी, पर सेठ जी के दिमाग की घड़ी चलती रही। तीसरी सुबह उन्होंने नहाते समय पानी से नहीं, अपने विचारों से संवाद किया और बाहर निकलते ही घोषणा कर दी, शायद समस्या गांव की है। अगर इन्हें शहर दिखा दिया जाए तो थोड़ी समझ जरूर आ जाएगी। और यही सोच विचार करके, ये सोच उनकी मासूम थी, इतनी जितनी आग बुझाने के लिए पेट्रोल का सहारा देना। जैसे ही शहर शब्द तीनों दामादों के कानों में पड़ा, वे ऐसे उछल पड़े जैसे उन्हें बिना परीक्षा के पास होने की डिग्री मिल गई हो। चतुरचंद ने तुरंत दिमाग चलाया और कहने लगा, शहर में दिमाग तेज चलता है सेठ जी, वहां मेरी प्रतिभा निखरेगी। ज्ञानीराम ने गंभीर स्वर में कहा, शहर आधुनिक विचारों की प्रयोगशाला है, वहां मैं अपने सिद्धांतों को परखूंगा। बलराम ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, शहर में खाना अच्छा मिलता है। सेठ घनश्याम दास ने सिर हिलाया। अब उन्हें सिर हिलाने की आदत हो चुकी थी। न में भी और हां में भी रेलवे स्टेशन पहुंचना ही अपने आप में एक कहानी बन चुकी थी। भीड़, शोर, सीटी, कुली, गाड़ियां, सब कुछ एक साथ बोल रहा था। चतुरचंद टिकट खिड़की के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया 4 टिकट दीजिए, लेकिन अगर ट्रेन छूट गई तो क्या रिफंड मिलेगा? क्लर्क ने आंख खोलकर देखा और पूछा, ट्रेन का नाम बताइए। चतुरचंद बोला, जो सबसे पहले आ जाए। क्लर्क ने गहरी सांस ली और इसी बीच ज्ञानीराम कूद पड़ा। मैं इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं, ट्रेन समय की गुलामी है। क्लर्क अब तक सब कुछ समझ चुका था।
उधर बलराम लाइन में खड़ा खड़ा भूख से परेशान था। उसने टिकट लिया, देखा और मुंह में डाल लिया। सेठ जी ने चीख कर कहा, अरे ये क्या हुआ? बलराम बोला, कागज था, सोचा पान है। सेठ जी ने बिना कुछ कहे दूसरा टिकट खरीदा और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी। अपनी ओर से नहीं, समाज की ओर से। चारों किसी तरह से ट्रेन में जाकर बैठ गए। चतुरचंद ने सीट देखी, नंबर देखा, खिड़की देखी और कहने लगा, ये सीट मानसिक रूप से मेरी नहीं लगती। ज्ञानी राम खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगा, गति एक भ्रम है। असल में ट्रेन नहीं चल रही है या पेड़ पीछे जा रहे हैं। बलराम ने ऊपर की सीट देखी और चढ़ने लगा। सेठ जी बोले, नीचे बैठो। बलराम ने उत्तर दिया, ऊपर से दुनिया बेहतर दिखती है। 3 मिनट के बाद दुनिया ने उसे नीचे दिखा दिया। वह ऊपर से फिसल कर नीचे गिरा। पूरी बोगी तालियों से गूंज उठी। सेठ जी ने आंखें बंद कर ली। ये उनकी आत्मरक्षा की तकनीक बन चुकी थी। कुछ देर के बाद जब टीटी आया, उसने कहा, टिकट दिखाइए। चतुरचंद कहने लगा, अगर मैं टिकट दिखाऊं और आप देख लें तो क्या मेरा टिकट कम हो जाएगा? टीटी ने घूर कर देखा तो ज्ञानी राम बोला, मैं वैचारिक रूप से टिकट के खिलाफ हूं। टीटी ने अब सेठ जी की ओर देखा। बलराम ने जेब टटोली और बोला, मैंने तो टिकट खा लिया था। टीटी ने लंबी सांस ली जैसे योग कर रहा हो और कहने लगा, आप तीनों अगले स्टेशन पर उतर जाइए। सेठ जी ने जुर्माना भरा और बुदबुदाए, ये जुर्माना नहीं, दान है। शहर पहुंचना किसी और लोक में प्रवेश करने जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार की गाड़ियां, चमकती सड़कें। तीनों दामाद ऐसे देख रहे थे जैसे कहानी का नया अध्याय खुल गया हो। सिग्नल पर लाल बत्ती जब जली तो चतुरचंद उसे देखकर रुक गया। ज्ञानी राम कहने लगा, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, रुकना क्यों? बलराम आगे बढ़ गया। सीटी बजी, गाड़ियां रुकी और एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया। ये क्या कर रहे हो? बलराम बोला, रास्ता देख रहा था। पुलिस वाले ने सेठ जी की तरफ देखा और बड़े सम्मान से कहने लगा, आप बहुत धैर्यवान आदमी हैं। सेठ जी ने मन ही मन कहा, धैर्य नहीं होता तो अब तक संन्यास ले चुका होता। इसी तरह से जब वे आगे बढ़े तो देखा एक होटल था। होटल के बाहर बोर्ड लगा था, यहां कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। बलराम वहीं रुक गया। मैं बाहर खड़ा हूं? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। सेठ जी बोले, क्यों? बलराम ने बोर्ड दिखाया। रिसेप्शन वाला हंसी रोकते हुए कहने लगा, आप अंदर आइए साहब, ये आपके लिए नहीं, कुत्तों के लिए लिखा हुआ है। फिर अंदर पहुंचे तो वहां एसी चल रही थी। चतुरचंद बोला, इतनी ठंड क्यों है? क्या यहां गर्मी पर रोक लगी है? ज्ञानी राम ने तुरंत रिमोट उठाया और कहा, यह मशीन मनुष्य को नियंत्रित कर रही है, और एसी को बंद कर दिया। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। अब शब्द भी उनसे डरने लगे थे। थोड़ी दूर जब वे खाना पीना खाकर आगे बढ़े, लिफ्ट आई। तीनों अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। बलराम घबरा गए, जमीन नीचे जा रही है। चतुरचंद बोला, नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। ज्ञानी राम बोला, ये सब सापेक्ष है। लिफ्ट रुक गई। तीनों ऐसे बाहर निकले जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। शाम को सेठ घनश्याम दास बालकनी में बैठे थे। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं और पीछे कमरे में तीनों दामाद बहस कर रहे थे, कौन ज्यादा समझदार है? सेठ जी ने माथा पकड़ा और सोचा, गांव में इन्हें सहा, शहर ने झेला। अब अगर ज्यादा दिन यहां रुके तो शहर आत्ममंथन में चला जाएगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, कल ही घर की वापसी कर लेते हैं। पर लोक कथाएं यही चेतावनी देती हैं कि जब मुसीबतें चलना सीख लेती हैं तो लौटते समय दौड़ने लगती हैं। सेठ घनश्याम दास को क्या पता था कि घर लौटने का सफर इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय बनने वाला है। शहर से लौटते समय सेठ घनश्याम दास के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये शांति उस व्यक्ति की होती है जो सब कुछ हार चुका होता है, लेकिन फिर भी मन में किसी कोने में उम्मीद पाले बैठा हो कि शायद अगली चाल में कुछ बच जाए। गाड़ी
गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ी, धूल उड़ी और धनपुर की सीमाएं दिखते ही सेठ जी ने लंबी सांस ली, जैसे कोई योद्धा युद्ध से लौट आया हो पर हथियार वहीं छोड़ आया हो। गांव पहुंचते ही उन्होंने बिना भूमिका बांधे साफ शब्दों में कहा, अब तुम तीनों कुछ दिन यही रहो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। कहने को यह आराम था, पर असल में यह पूरे गांव के लिए बीमारी को न्योता था। सेठ जी को हल्का बुखार भी था, देह में थोड़ी गर्मी थी, माथे पर पसीना, पर असली बीमारी उन्हें नहीं गांव को लगने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकला, चिड़िया चहकी, पर सेठ घनश्याम दास बिस्तर से नहीं उठ पाए। हवेली में हलचल मच गई। नौकर घबराकर जब कमरे में आया तो बोला, सेठ जी, आज घर का हिसाब किताब कौन देखेगा? सेठ जी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर गला सूख गया। इसी बीच चतुरचंद आगे बढ़ा, जैसे मौका उसी दिन के लिए वो पैदा हुआ हो। जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाते, उसने गंभीर स्वर में कहा, हम तीनों मिलकर व्यवस्था संभालेंगे। ज्ञानी राम ने सिर हिलाया, ये सत्ता नहीं, सेवा है। बलराम ने छाती ठोकी, मैं चौकीदारी कर लूंगा। और सेठ घनश्याम दास ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा जो होने वाला है वो होकर रहेगा। आंखें खुली रखकर देखने की हिम्मत अब उनमें बची नहीं थी। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही तीनों ने बैठक बुलाई। ऐसी बैठक जिसमें न एजेंडा था न समझ, सिर्फ आत्मविश्वास था। चतुरचंद कहने लगा, प्रबंधन सबसे जरूरी है, चलो विभाग बांट लेते हैं। ज्ञानी राम ने कहा, विभाग नहीं, उत्तरदायित्व है। बलराम ने लाठी उठाई और बोला, जो भी हो, डंडा मेरे पास रहेगा। अंततः निर्णय हुआ कि चतुरचंद न्याय मंत्री बनेगा, ज्ञानी राम विचार एवं नीति मंत्री बनेगा और बलराम सुरक्षा मंत्री बनेगा। बलराम ने लाठी जमीन पर पटक दी, अब कोई भी बिना पूछे इधर नहीं आएगा। उसने घोषणा कर दी। नौकर डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो खड़ा रहने की अनुमति मांगे या डरने की। सरकार बनी नहीं की। पहला केस आ गया। एक किसान आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी की बकरी मेरी सब्जी खा गई है। चतुरचंद ने जब यह सुना तो बड़ी गंभीरता से कहा। वो कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे पीढ़ियों से न्याय करता आया हो। दोनों पक्ष सुने जाएंगे, उसने कहा। फिर उसने बकरी की ओर देखा। तुम्हें क्या कहना है? बकरी ने मिमिया कर उत्तर दिया। ज्ञानी राम ने तुरंत विश्लेषण किया, ये मौन स्वीकारोक्ति भी हो सकती है और विरोध भी। बलराम ने लाठी जमीन पर पटकी, फैसला करो। लंबी सोच विचार के बाद निर्णय सुनाया गया। बकरी दोषी नहीं है, उसे भूख लगी थी, सब्जी को और मजबूत होना चाहिए था। फैसला सुनते ही किसान वही जमीन पर गिर पड़ा। कुछ न कहा, वो बेहोश हो गया। कुछ ने कहा कि उसे न्याय समझ में नहीं आया। तीनों मंत्रियों ने संतोष की सांस ली। चलो, पहला केस निपट गया, चाहे समय किसी का आया हो या नहीं। इसके बाद सरकार ने दूसरा आदेश जारी किया। आज से रसोई में नियम लागू होंगे। ये एक ही नियम है और बड़ा स्पष्ट है, जो पकाएगा वही खाएगा। पहले दिन बारी थी चतुरचंद की। वो रसोई में गया, दाल चढ़ाई, सब्जी बनाई, पर नमक डालना भूल गया। खाने बैठा तो नौकर ने डरते डरते कहा, नमक कम है सरकार। चतुरचंद बोला, नमक एक व्यक्तिगत पसंद है, और बिना किसी अपराध बोध के सारा खाना खा गया। बाकी लोग भूखे रहे, पर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल करने पर न्याय मंत्री सामने आ जाता था। दूसरे दिन ज्ञानी राम की बारी आई। उसने खाना बनाते बनाते भाषण करना शुरू कर दिया। खाने के सामाजिक महत्व पर, अन्न की चेतना पर और पकने की दार्शनिक प्रक्रिया पर इतना बोलता रहा कि चूल्हा जलाना भूल गया। और अंत में कच्ची सब्जी प्लेट में रखी और कहने लगा, ये प्राकृतिक भोजन है। इसी तरह वो खा गया। तीसरे दिन बलराम की बारी आई। उसने इतनी मिर्च डाल दी कि खुद खाते ही पसीना पसीना हो गया। आंखों से पानी बहने लगा, नाक लाल हो गई। फिर बोला, सुरक्षा परीक्षण सफल है, और लोटा भर पानी पी गया। 3 दिन बीत गए। तीनों दिन बाकी सभी लोग भूखे रहे, केवल उन्हीं तीनों ने खाया। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई।
ज्ञानीराम को अचानक लगा कि विचार के साथ सफाई भी जरूरी है। उसने आदेश जारी किया, आज पूरा घर साफ होगा। चतुरचंद ने झाड़ू उठाई, पर झाड़ू से धूल बाहर निकालने के बजाय एक कमरे से दूसरे कमरे में डाल दी। स्थानांतरण भी सफाई का हिस्सा है, उसने समझाया। बलराम ने पानी मंगवाया, इतना पानी मंगवाया कि आंगन तालाब बन गया। अब गंदगी डरकर भाग जाएगी, वह कहने लगा। गंदगी नहीं भागी, पर कीचड़ ऐतिहासिक बन चुका था। वहां के लोग फिसलने लगे, बकरियां डरकर कोने में खड़ी हो गईं और नौकरों ने चलना ही बंद कर दिया। 3 दिन में ही पूरे धनपुर में यह चर्चा फैल गई कि सेठ जी बीमार हैं और घर तीनों दामाद चला रहे हैं। लोग दूर से हवेली को देखने लगे जैसे कोई अजूबा हो। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, अकल अगर छुट्टी पर जाए तो ऐसी ही सरकार बनती है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ डरते थे और कुछ भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। चौथे दिन सेठ घनश्याम दास को जब थोड़ा होश आया, आंखें खुली तो बाहर शोर सुनाई दिया। लाठी की आवाज, भैंस की गूंज और कहीं दूर बकरी की मैमे की आहट। उन्होंने कमजोर स्वर में पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकर ने रोते हुए कहा, सेठ जी, न्याय बकरी को मिल रहा है, खाना मंत्री खा रहे हैं और सुरक्षा मंत्री लाठी भांज रहे हैं। सेठ जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मुझे काढ़ा पिलाओ। नौकर ने कांपते हुए पूछा, किस मंत्री से अनुमति लूं? सेठ घनश्याम दास ने आंखें खोलकर छत की ओर देखा। आवाज में पहली बार प्रार्थना थी, हे भगवान, अगर मैं बच गया तो कुछ बड़ा निर्णय लूंगा। उसी रात तीनों दामाद फिर बैठक में बैठे। चतुरचंद बोला, हमने व्यवस्था संभाल ली है। ज्ञानीराम कहने लगा, लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं। बलराम ने लाठी पकड़कर कहा, कल मैं पहरा और कड़ा कर दूंगा। तीनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सेठ घनश्याम दास उठने वाले हैं और उसके बाद इस लोक कथा का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। क्योंकि जब धैर्य की सीमा टूटती है तो फैसले इतिहास बन जाते हैं। और सेठ घनश्याम दास अब इतिहास लिखने के बिल्कुल करीब थे। सुबह का समय था। हवेली में पहली बार अजीब सी शांति पसरी हुई थी। न कोई बहस, न कोई आदेश, न ही बलराम की लाठी की ठक ठक। आंगन में बैठे तीनों दामादों को ये शांति कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी, जैसे कानों को आदत हो शोर की और अचानक सन्नाटा मिल जाए। चतुरचंद जमीन पर उंगली से रेखाएं खींच रहा था, मानो कोई नई प्रशासनिक योजना बना रहा हो। ज्ञानीराम आसमान की ओर देख रहा था, जैसे बादल में छिपे किसी दार्शनिक सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। बलराम अपनी लाठी घुटनों पर रखे बैठा था और बार बार उसे सीधा करता फिर टेढ़ा करता। चतुरचंद ने चुप्पी तोड़ी, समस्या समझ में नहीं आ रही। हमने विभाग बांटे, नियम बनाए, निर्णय दिए, फिर भी जनता संतुष्ट क्यों नहीं है? ज्ञानीराम ने गहरी आवाज में कहा, शायद विचार जनता से आगे निकल गए। समय से पहले दिया गया ज्ञान अक्सर विद्रोह बन जाता है। बलराम ने लाठी जमीन पर टिकाई, या फिर लोग डर गए, अनुशासन से सब घबरा जाते हैं। तीनों गंभीर हो गए। इतने में भीतर से कुछ धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, पानी की बूंदें जैसे पत्थर पर गिर रही हों। हवेली में पिछले कई दिनों से इस तरह की आवाज केवल आदेशों में सुनाई देती थी, कमजोरी में नहीं। चतुरचंद ने कान खड़े किए, ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। ज्ञानीराम ने आंखें मूंद ली, संभव है ये सामूहिक अपराध बोध की प्रतिध्वनि हो। बलराम उठ खड़ा हुआ, लाठी अपने आप हाथ में आ गई। कौन है? भीतर से फिर वही आवाज आई, मैं हूं तुम्हारा ससुर। तीनों के चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी ने अचानक बता दिया हो कि पूरे गांव का हिसाब फिर से जांचा जाएगा। तीनों डरते डरते भीतर गए। कमरे में सेठ घनश्याम दास बिस्तर पर बैठे थे। चेहरा पीला था, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही चमक जिसने कभी पूरे गांव को उंगलियों पर नचाया था। सेठ जी ने इशारे से तीनों को पास बुलाया। तीनों ऐसे झुके जैसे अदालत में खड़े हों।
सुना है, सेठ जी बोले, गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने राज चलाया। चतुरचंद आगे आया। सेठ जी, हमने पूरी कोशिश की कि व्यवस्था बनी रहे। ज्ञानीराम ने गर्दन हिलाई। हमने विचारों की आजादी दी। बलराम ने सीना चौड़ा करके कहा। और सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। सेठ जी मुस्कुराए। वो मुस्कान वैसी थी जैसे अनुभवी जुआरी हारते हुए खिलाड़ी को देखकर देता है। उसी दिन सेठ जी ने पूरे गांव को बुलवाया। ढोल पिटा, संदेश गया, सेठ जी होश में हैं। गांव वाले ऐसे आए जैसे वर्षों के बाद कोई न्यायालय खुला हो। सेठ जी चौकी पर बैठे, तीनों दामाद पीछे खड़े थे, सिर झुकाए। एक किसान आगे आया। मेरी सब्जी बर्बाद हुई और दोष बकरी पर भी नहीं आया। नौकर बोला, 3 दिन चूल्हा जला लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हमने ऐसा शासन केवल कहानियों में सुना था, देखना नसीब नहीं हुआ था। भीड़ में हल्की गूंज हंसी की भी थी, लेकिन डर के साथ सेठ जी सब सुनते रहे, न टोका न रोका। फिर उन्होंने तीनों दामादों की ओर देखा। क्यों किया ये सब? चतुरचंद कहने लगा, मैं चाहता था कि कोई पक्षपात न हो। ज्ञानीराम कहने लगा, मैं चाहता था कि लोग सोचें और सवाल करें। बलराम कहने लगा, मैं चाहता था कि किसी को डर ना लगे। सेठ जी ने लंबी सांस ली। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। तुम तीनों मूर्ख हो, सेठ जी बोले, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। फिर अगला वाक्य, लेकिन बेईमान नहीं हो। सन्नाटा थोड़ा ढीला पड़ा तो सेठ घनश्याम दास खड़े हुए, लाठी थामी और बोले, दुनिया में हर आदमी अकल से नहीं चलता, लेकिन हर आदमी किसी न किसी काम का होता है। उन्होंने एक एक करके तीनों की ओर देखा। चतुरचंद से कहा, तुम बच्चों को पढ़ाओगे? चतुरचंद, मैं? सेठ जी बोले, हां, ताकि बच्चे सीख सकें कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कहां चुप रहना चाहिए। फिर ज्ञानीराम की ओर मुड़े। तुम कथा प्रवचन में बैठोगे, क्यों? ज्ञानीराम ने पूछा। सेठ जी बोले, क्योंकि तुम्हारी उलझी बातें सुनकर लोग सीधी बात जल्दी पकड़ लेते हैं। और अंत में बलराम, तुम मेले में पहलवानी दिखाओगे? बलराम की आंखें चमक उठीं। मारना तो नहीं पड़ेगा? सेठ जी हंसे, नहीं, बस गिराना पड़ेगा। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। पाठशाला में बच्चे पढ़ते पढ़ते हंसते थे, क्योंकि चतुरचंद हर सवाल को अदालत बना देता था। कथा में लोग अक्सर जागते ही रहते थे, क्योंकि ज्ञानीराम की बातें नींद से भी लड़ लेती थीं। मेले में सबसे ज्यादा भीड़ बलराम के चारों ओर होती थी, जो हर बार कहता, डरो मत, बस गिरना है। तीनों मशहूर हो गए और गांव में कहावत चल पड़ी, अकल न हो तो भी ईमानदारी हो तो भगवान रोजगार दिला ही देता है। एक शाम सेठ घनश्याम दास हवेली के बाहर बैठे थे। तीनों दामाद सामने। सेठ जी बोले, मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन सबसे बड़ा मनोरंजन तुम तीनों हो। तीनों ने एक साथ कहा, हम कोशिश करते हैं। सेठ जी ठहाका मारकर हंस पड़े। और इस तरह 3 मूर्ख दामाद गांव की मुसीबत नहीं, गांव की पहचान बन गए। आज भी धनपुर में जब कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो लोग हंसकर कहते हैं, चिंता मत करो, 3 मूर्ख दामादों से भी बुरा हो सकता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत की कद्र है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और साथ में एक हाइप का निशान आता है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि जब आप लोग लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट और हाइप करते हो ना, तभी हमें और भी जोश मिलता है ऐसी शानदार कहानियां बनाने का। और हां, देव भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और सबसे जरूरी हाइप करना मत भूलना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।